हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना जो एग्ज़ाम हुआ है एसआई एसएससी सीपीओ 2022 की जो एग्ज़ाम हुए हैं अपने, उसकी जो 11 नवंबर की शिफ्ट सेकंड है उसको डिस्कस करेंगे। देखो 9, 10 और 11 3 दिन में एग्ज़ाम हुआ है, तो 9 और 10 की जो तीनों शिफ्ट हैं उनको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम 11 की शिफ्ट सेकंड डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद एक शिफ्ट और बचेगी, ठीक है। तो ये शिफ्ट 2 है इसके अंदर। और बाकी जिन लोगों ने जो अभी इस वीडियो से नए जुड़े हैं, तो जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं है जाके देख लो। आपको पता है सीजीएल 2022 का एग्जाम 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो अभी जो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो एसएससी का एग्जाम हुआ है, सीपीओ का ये लेटेस्ट एग्जाम है जो एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया है। और एसएससी के जो रिसेंट क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। मतलब सेम क्वेश्चन नहीं रिपीट होते हैं, क्वेश्चन तो कम रिपीट होते हैं, लेकिन जो पैटर्न है और जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीट होते हैं, ठीक है। बाकी देखो, जो अगर जिन लोगों ने सीजीएल 2021 को प्री के सारे सेट्स करने हैं तो उनका भी मैंने सबका सॉल्यूशन डाला हुआ है शिफ्ट वाइज। जाके 1.5 या 2 या जितनी स्पीड आपके लिए सूटेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। आपके लिए ये दो चीज़ें अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी, सीजीएल जो लास्ट ईयर का पेपर हुआ वो, और ये सीपीओ का, ठीक है। बाकी पेपर तो और भी हैं, अगर आप और भी कर सकते हो तो कर सकते हो। सिलेक्शन पोस्ट हो गया, सीएचएसएल हो गया, सबके सॉल्यूशन मैंने इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाए हैं। आपको वहाँ पे जब आप चैनल पे जाओगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं सेशन को। बाकी सेशन को आपको देखने से पहले सेशन को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। सेशन पे लाइक बहुत ज़्यादा ही कम रह रहे हैं, तो लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि आप देखो, आपको लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, तो एटलीस्ट मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि लोगों का रेस्पॉन्स आ रहा है। स्टार्ट करते हैं सेशन को। बाकी आपको शेयर भी करना है लोगों के साथ, ठीक है, क्योंकि चैनल की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है। वीडियो बहुत कम लोगों तक पहुंच पा रहा है, ठीक है। जबकि मैंने इस चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियो डाले हैं, लगभग 170 के आसपास वीडियो डाल चुका हूँ मैं अब तक, पर उतना रेस्पॉन्स नहीं आया है। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है। हमसे पूछा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3 ABC। मैं क्वेश्चन को देखते ही बता सकता हूँ कि आंसर 0 है, क्योंकि देखो यहाँ पे जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है तो डेफिनेटली फिर ये होगा कि ए माइनस बी माइनस सी है ना, ये 0 होगा। ट्राई करते हैं, क्योंकि देखो ऐसे सवाल इतने टाइम कर लिए तो फिर देख के ही पता चल जाता है कि क्वेश्चन क्या बना होगा। ये 4.4 है, और ये सी है, ये माइनस का 5.16 है। देखो आप दोनों को जोड़ो, 4 और 5 9, .44 और .16 9.6, ये 0 आ रहा है। बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी वाला जो 0 होता है, तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ABC, सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब, उसकी वैल्यू 3 ABC होती है। सेम वही सीन यहाँ पे है, बी की जगह प्लस माइनस बी कर दिया, सी की जगह माइनस सी कर दिया, ठीक है। तो 0 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो ये इतनी टर्म है ये 3 ABC बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा सेम क्वेश्चन 2-3 शिफ्ट में आ भी चुका है। यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल बनते हैं, आपको पता है अगर आपने पुराने वीडियो देखे हैं सीपीओ 2022 के ही। पूछा है केंद्रों के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। देखो आप बताने की जरूरत नहीं कि कौन कौन से सिमिलर ट्राइंगल बनेंगे। ये 90 होता है, ये 90 होता है, ये वाला एंगल सेम होता है, ये वाला एंगल सेम होता है। जब तीसरा एंगल भी सेम हो जाएगा, जब दो इक्वल हो गए तो यहाँ से सिमिलरिटी के जब कंडीशन अपन लगाएंगे तो सबसे पहले तो जो अपनी लेंथ कौन कौन से निकल के आएंगे, हमें देखो चाहिए क्या, केंद्रों के बीच की दूरी चाहिए, यानी डी चाहिए अपन को, ठीक है। तो एक चीज आपको पता है कि ये जो लाइन है, कौन सी लाइन, ये अगर लाइन में ए बी की बात करूँ तो ए बी क्या है, आपके ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, जिसको मैं ए बी कह सकता हूँ, ये बराबर होता है अंडर रूट सेंटर के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अब लेकिन देखो, जो दूसरे ट्राइंगल है ना उसकी रेडियस अपन को नहीं दी है, तो सिमिलरिटी से वो रेडियस भी आ जाएगी। किस तरीके से आ जाएगी, देखो यहाँ पे ये वाला कॉमन है, इसके सामने 4 है साइड, यहाँ पे इधर निकाल लेता हूँ मैं। और इस वाले ट्राइंगल में इस एंगल के सामने कॉमन जो साइड अपन को निकालनी है, ये वाली रेडियस, ठीक है। तो ये मैं R लिख देता हूँ इक्वल टू, ये जो थर्ड एंगल है इसके सामने की जो साइड है अपने पास 3 है यहाँ पे, और इस वाले ट्राइंगल में थर्ड एंगल के सामने की जो साइड है वो 15 है। तो ये आ जाएगा 1/5। तो अपन को तो आर चाहिए ना, तो आर कितना आ जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 20। तो 20 आ गया, तो अब यहाँ से निकाल दें ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट ए बी की लंबाई तो हमें पता ही है, 15 और 3 कितनी है, 18। तो 18 बराबर आएगा, देखो यहाँ पे ये इसका अंडर रूट है तो बाद में भी स्क्वायर तो हमें करना ही पड़ेगा, क्यों ना साथ साथ में स्क्वायर करके लिख दूं मैं। 18 है तो 18 का स्क्वायर 324 इक्वल टू, ये आएगा डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2। R1 कितना था अपने पास 4, और R2 हमने निकाल लिया 5, तो 4 प्लस 20 24, 24 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा, 24 का स्क्वायर होता है 576। मेरे को चाहिए डी स्क्वायर, इसके लिए 576 को इधर भेजना पड़ेगा, तो 576 में मैं जोड़ूंगा 324, तो ये कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। तो यहाँ से जो डी है उसकी वैल्यू 30 आ जाएगी। डी क्या है, दोनों जो सर्कल है उनके बीच की सेंटर की दूरी, वही हमसे पूछी गई थी, तो 30 सवाल का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है अपने पास 3।
बोल रहे हैं कि एक ट्राइंगल है जिसकी साइड 10, 12 और 18 सेंटीमीटर है, तो हमें निकालना है कि इसका एरिया क्या होगा। देखो अगर ये कोई स्पेशल ट्राइंगल होगा तो 5, 6 और 9 नहीं बनेगा। हीरोन फॉर्मूले से ही हम निकालेंगे। पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। 18, 12, 30, 10, 40, 40 का आधा 20, सेमी पेरीमीटर 20 हो गया था। आपको पता है एरिया क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैसे तो डायरेक्ट सॉल्व करना था पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अंडर रूट एस की वैल्यू 20 है, इंटू 20 माइनस का 10, 10 आ जाएगा, इंटू फिर 20 माइनस 12, ये कितना आ जाएगा 8, फिर 20 माइनस थर्ड साइड 20 माइनस 18 2। तो ये देखो कितना आएगा 20, और यहाँ पे 10 है। यहाँ पे कम कर सकते हैं, ये 8 और 2 16 है ना, 16 का 4 बाहर आ जाएगा। देन यहाँ पे क्या बचा है 20 और 10, 20 और 10 को मैं कह सकता हूँ 200 है ये। 200 में 100 बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा 2। 100 का 10 हो जाएगा और 2 अंडर रूट में अंदर ही रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 चौके 40, 40√2 आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। बोल रहे हैं कि एक जो ट्राइंगल गिवन है वो इस तरीके से है कि डी ई पैरेलल टू है बी सी, ठीक है। और सारी वैल्यूज अपन को दी गई हैं और हमसे पूछा क्या है एसी। मैं इसको जूम कर देता हूँ फिगर को थोड़ा और, ठीक है। यहाँ पे देखो अपन को क्या गिवन है कि जो डीई है ये वाली लाइन है, ये पैरेलल है बीसी के इस वाली लाइन के। और जो एडी की लेंथ है 5 है, ए है, ये अपना डी है, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ वापस, पॉइंट ए है, ये ई है, ये सी है, और ये अपना पॉइंट बी है। और डी बी की लेंथ 10 है, ये वाली दूरी यहाँ तक की 10 है, और ए ई की वैल्यू 8 है। पूछा क्या था मैं उसको देख लेता हूँ एक बार। ए सी की लेंथ पूछी है, ठीक है। ए सी मतलब ये वाली लेंथ चाहिए। आपको पता है कि ये कैसे होगा। वैसे तो नॉर्मली बन जाएगा। देखो ये अपना अगर मैं इसका एंगल थीटा मान लूँ तो ये पैरेलल है, राइट एंगल है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, यानी थर्ड एंगल हो जाएगा। सिमिलरली ये थीटा, ये 90, ये थर्ड एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो सिमिलरिटी भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे। तो सिमिलरिटी लगाएंगे तो क्या आएगा, देखो इस वाले में, छोटे वाले में थीटा के सामने वाली साइड ना ही बड़े वाले में पता है, तो फिर क्या लगाएंगे, इसमें अगर लगाऊं मैं छोटे वाले में 90 के सामने 8 है, बड़े वाले में 90 के सामने 8 तो पता है लेकिन ये दूरी नहीं पता है। इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ई से सी तक की दूरी, तो ये हो जाएगी 8 प्लस एक्स इक्वल टू। अब थर्ड एंगल के सामने इसमें जो साइड है 5 है, और थर्ड एंगल के सामने बड़े वाले ट्राइंगल में जो साइड है 5 और 10 15, इसको मैं कह सकता हूँ 1/3। 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 8 24 बराबर ये आ जाएगा 8 प्लस एक्स। हमें तो एक्स चाहिए ना, तो एक्स कितना आ जाएगा 24 माइनस 8 16। हमें वैल्यू चाहिए थी ए सी की। एक्स अपना 16 आ गया और 8 ये था, दोनों को जोड़ूंगा मैं 16 और 8 कितना आ जाएगा 24। ऑप्शन नंबर थर्ड है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फटाफट क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मिनिमाइज कर देता हूँ। पूछा क्या है, ऐसे कितने ईयर थे जिनमें चावल का जो निर्यात है 5 वर्षों की अवधि के औसत निर्यात से कम था, ठीक है। 5 ईयर में पहले औसत निर्यात निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे शायद आपको डेटा दिख ना रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये 10.4 है, ये 13 है, ये 15.6 है, और यहाँ पे ये 21.6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 18.8 लिखा हुआ है। पहले जोड़ते हैं सबको। इंटीजर वैल्यू को पहले जोड़ रहा हूँ मैं। 10 और 13 23, 23 और 15 कितने हो जाएंगे 38, 38 और 21 38 और 39, और 20 और, तो 49 59 59, और अगर 59 में मैं 20 जोड़ता तो आता 69 79, लेकिन दो कम, मतलब 77 पॉइंट। पॉइंट में कितना है ये देखो, 0.4 और 0.6, 1 तो यहाँ से बन जाएगा, और 1.6 और 8, 16 और 24, 2.4 और बन जाएगा, 77 प्लस 2.4, यानी मैं कह सकता हूँ ये आ जाएगा 79.4। एवरेज की बात करूँ तो कितने ईयर है, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देता हूँ। 5 एकम 5, बचेंगे 2, 29 पचम 25, बचेंगे 4 44, 5 40, फिर 5 40, 15.88 के अप्रोक्स आ रहा है। बोले कि ऐसे कितने ईयर थे जिनमें जो चावल का जो निर्यात था वो क्या था, 5 वर्षों के दौरान औसत निर्यात से कम था, एवरेज से कम। 15.88 से कम देखो कितना है, एक तो यही वाला है, एक ये वाला भी है, एक ये वाला है, ऐसे टोटल 3 ईयर हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा, बाकी तो बड़े हैं ना 15.88 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 6। बोला है, थोड़ा सा जूम कर लूँ क्या, नहीं थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पाएगा। बोला कि एक नाव है शांत जल में, एक नाव की चाल है धारा की चाल की 3 गुनी, ओके। देखो इस तरीके से है, एक्स बाई वाई, एक्स नाव की स्पीड है, वाई धारा या फ्लो की स्पीड है। अगर ये 1 है तो ये 3 है। यदि नाव धारा की दिशा में निश्चित स्थान पर जाने में 15.5 सेकेंड लेती है, ठीक है। देखो कोई स्थान है जिसमें जाने में जो नाव है 15.5 सेकेंड लेती है, इसके साथ चाहो तो आप कोई वेरिएबल मान सकते हो, ठीक है। एक्स नहीं मानूंगा क्योंकि एक्स तो मैं इसको मान के चल रहा हूँ, तो कुछ मान लेता हूँ, लेट्स से कि के मान लेता हूँ। ये है अपना 3 के, और ये है के। अब जब देखो धारा की डायरेक्शन में जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाती है बोट एंड स्ट्रीम के केस में, तो स्पीड हो जाएगी 4 के। और टाइम कितना लेती है 15.5, इतनी दूरी चलेगी ये।
और धारा की जब अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो क्या होता है, उतनी ही दूरी को तय करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त समय निकालना है। ओके, अब देखो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगी तो कितनी स्पीड होगी इसकी, मैं कह सकता हूँ कि 3k-1 2k इंटू टाइम। अब टाइम लगेगा, मान लो t सेकेंड लग रहा है, तो निकालने में कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, तो देखो k से तो k कट ही जाएगा और 2 से ये 2 बार कट जाएगा। 15.5 का डबल करना है, 15 का डबल 30 होता है, 0.5 का डबल 1 हो जाएगा, तो ये 31। यानी देखो अब भी टाइम लग रहा है 31, ठीक है, 31 सेकेंड तो अब लग रहा है। और पहले लगता था 15.5, हमसे पूछ रहा है कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, तो 15.5 का डबल ही तो है, यानी 15.5 सेकेंड एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। ये हमसे पूछा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बोला है कि 8 पुरुष और 12 महिला एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं। 8 पुरुष, 8 मैन और 12 वुमेन एक काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 6 मैन और 14 वुमेन इस काम को 5 दिन में कर सकती है। ठीक है, देखो यहाँ से ये 4 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, सॉरी, ये कटेगा नहीं यहाँ पे। देखो 4 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 m आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 m आएगा, और फिर 30 को मैं इधर ले जाऊंगा तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2m बराबर 14×5 70 W आएगा यहाँ पे, और इधर करूंगा तो 28। यहाँ पे 70 W आया मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास 28 W आया। तो 70 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा, 70 में से अगर 30 जाता तो 40, लेकिन दो ज़्यादा जमा दिए तो 42 W। ये आएगा, सही तो किया ना अपन ने, 4 8 32, ठीक है। ओके, नहीं यहाँ थोड़ा गड़बड़ कर दी, वही सोच रहा हूँ इतना कैसे आएगा। ये अपना 70 है, और इधर 12 चौके 48 आएगा, ये 48 आएगा, तो 48 और 2 50 और 22, और ये आएगा 22 W। तो मैन और वुमेन है, इनकी जो इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा 22/2, यानी 11/1। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। पूछा क्या है कि 20 महिलाएं उसी काम को करने में कितना टाइम लेंगी। देखो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा पहले तो। 8 मैन, मैन की इफिशियंसी 11 है तो 11 8 88, प्लस 12 वुमेन, वुमेन की इफिशियंसी 1 है तो ये आ जाएगा 12। 88 और 12 यानी 100, 100 इंटू ये कितना टाइम लेते थे, 4 दिन, इतना टोटल वर्क हो गया। अभी करना है 20 महिलाओं को, महिला की इफिशियंसी 1 है तो 20 की 20 ही हो जाएगी। 20 पंजे 100 और 5 चौके 20, 20 आंसर आ जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर पहला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर है 8। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि 8 पुरुष हैं, सॉरी 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 है। 24 पुरुष एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। 24 पुरुष हैं, उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो उसी काम को 10 दिन में अगर खत्म करना है तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। मैं मान लेता हूँ कि एक्स की होगी, 3 पंजे 15, नहीं 5 तिया 15, 3 आएगा, और 5 दूनी 10, और 2 से 12, और 12 तिया 36, 3 आया था ना, ये 36 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये वाला तो। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको देख लेते हैं। बोले कि 1500 मीटर की दौड़ हुई, और जिसमें बी को 10 सेकेंड की शुरुआत या हेड स्टार्ट देता है। ठीक है, ए 1500 मीटर की दौड़ में, देखो एक दौड़ हो रही है ए और बी के बीच में। ये जो टोटल दौड़ है ये अपने पास 1500 मीटर की है, और इस दौड़ में बी को 10 सेकेंड की शुरुआत देता है, यानी जैसे अगर ए अपना यहाँ पे खड़ा है तो बी को 10 सेकेंड पहले ही बोल दिया कि तो 10 सेकेंड पहले यहाँ से निकल ले, तो बी अपना यहाँ पे होगा। और दोनों एक ही समय पे दौड़ पूरी करते हैं। देखो चले तो ये अलग अलग टाइम पे, लेकिन इन्होंने एक ही टाइम पे दौड़ पूरी की। और आगे बोले जो बी की जो स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकेंड थी। ए को दौड़ पूरी करने में कितना टाइम लगेगा। ओके, अब देखो 1500 मीटर की टोटल दौड़ है, और बी की जो स्पीड की बात करूं मैं तो वो 6 गिवन है। तो बी को कितना टाइम लगा होगा इस दौड़ को कवर करने में। 6 दूनी 12, बचे 3, 6 पंजे 30, कितना लगा, 250 सेकेंड लगा। बी को टाइम लगा है 250 सेकेंड, जबकि बी तो 10 सेकेंड पहले ही वहां से चल दिया था। इसका मतलब है, और सेम टाइम पे इन्होंने दौड़ खत्म किया, यानी ए को दौड़ को खत्म करने में कितना टाइम लगा, 240 सेकेंड लगा। लगा कि नहीं। टोटल 1500 मीटर की दौड़ है, जिसको 240 सेकेंड में ए ने खत्म किया है, तो यहाँ से स्पीड अपनी सिंपली निकल के आ जाएगी। टाइम तो सिंपली यहीं से निकल गया ना कि ए को 240 सेकेंड लगे, 240 सेकेंड मिनट में बदलना है तो 60 का भाग दे दो, 6 चौके 24, 4 मिनट लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसको चाहो तो आप 100 मान के कर सकते हो, इसमें डेटा भी दिया है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। यहाँ बोले कि एक विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें कुल वैध मतों का 60%, एक कैंडिडेट है जिसको 60% मिले, और तो दूसरे को 40 मिले होंगे। कुल वोट का 2% है वो इनवैलिड हो गए। ठीक है, और मतदाताओं की कुल संख्या इतनी है, 1,50,000। तो उस उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या कितनी है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखो चाहो तो आप डेटा से ही कर लो। ये है अपना 15, और कितने हैं, 1 2 3 4 0 इतना है। इसका क्या हुआ, 2% तो इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने होंगे फिर, 98%, यानी 98/100। 0 से 0, 0 से 0,
तो ये आएगा अपना, चाहो तो 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर ऐसे ही लेकर रहने देते हैं, 98 गुणा 15 गुणा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 100, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो वैलिड वोट है इसमें से एक को तो मिले हैं 60% वैलिड वोट का, दूसरे को 40 मिले होंगे। हमसे इसने पूछा है कि तो उस उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों का वैध मत निकालने, किस कैंडिडेट की बात कर रहा है एक्चुअली, ये थोड़ा क्लियर तो नहीं कर रहा है स्टेटमेंट, पर मुझे लग रहा है शायद जीतने वाले की ये बात कर रहा होगा कि इसको 60% मिले हैं, तो वोट कितने मिले होंगे शायद। वैसे मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें ऐसा कुछ क्लियर दे नहीं रखा है। इसका जैसे निकालते हैं अपन, 98 गुना 15 इंटू 100, इसका 60% निकालता हूँ मैं, 60% मतलब 3/5, 5 से काटूंगा तो ये 20 टाइम कट जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो 15 को पहले मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 120, 12 से लाएंगे और 15 में 135, 135 और 12 कितने होते हैं अपने, 147, 1470 इंटू, यहाँ 20 है और यहाँ 3 है 60, वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो तो अपने आ ही जाएंगे। देन इसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 42, 80 लाई 4, 6 चौके 24 और 4 28, 80 लाई 2, 6 कम 6 तो 88,200। हाँ बिल्कुल, ये जीतने वाले की बात कर रहा था कि उसको कितने वोट मिले हैं, पर ऐसा लिखना चाहिए था थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है अपना। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 24 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो आपको पता है जो प्रॉफिट होता है वो किस तरीके से निकलता है, जब भी ज्यादा हम बेचेंगे और कम में खरीद के लाएंगे, यानी एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट हुआ है वो क्या हुआ है, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 4 के एसपी के इक्वल प्रॉफिट हुआ है। जबकि वस्तुओं का जो सेलिंग हुई थी वो 24 की बात कर रहा था, 24 वस्तुओं का लेखा जोखा था, तो 24 का एसपी माइनस 24 का सीपी। यहाँ से आपका एसपी और सीपी का रेशियो निकल जाएगा। मैं एक काम करूंगा, 24 सीपी को मैं इधर ले आता हूँ और एसपी को मैं इस साइड ले आता हूँ, तो 24 माइनस 4, 20 का एसपी आ जाएगा। यहाँ से जो सीपी है और एसपी है इनका रेशियो आ जाएगा 20/24, 4 से काट भी रहा हूँ साथ में, 4 पंजे 20 और 4 6 की 24, ये आ गया। पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज, 5 की चीज को 6 में बेच रहा हूँ, एक का लाभ है 5 पे, 1/5 कितना होता है, 20%। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, बोला है कि 16% की दर से एक राशि हमने उधार दी और हाफ ईयरली अगर कंपाउंड कर रहे हैं तो एक साल के बाद सीआई और एसआई का डिफरेंस गिवन है। आपको पता है कि 2 साल या 2 साइकिल का जो सीआई और एसआई का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, रेट का रेट परसेंट होता है। ठीक है, उनका जो डिफरेंस होता है वही अपन को 60 रुपये गिवन है। अब रेट 16 है लेकिन ये तो ईयरली है, हाफ ईयरली में कितनी हो जाएगी, रेट 8% हो जाएगी, तो ये हमें क्या गिवन है, 8 का 8%, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 60 रुपये। अपन को वैल्यू चाहिए 100 की, तो 100 से तो इधर यहाँ दूसरी लाइन में कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 60 गुना ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 8 64 का भाग यहाँ पे लग जाएगा। वैल्यू चाहिए 100 की, तो 100 इधर और 100 इधर, इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4 से इसको काटा 25 टाइम, 4 से इसको काटा 16 टाइम, 4 से इसको काटा 25 टाइम, 4 से इसको काटा 4 टाइम, 4 से इसको काटूंगा 15 टाइम, 25 25 625 होते हैं, इसको 15 से और मल्टीप्लाई करना है। 15 × 5 = 75, 80 लाई 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 80 लाई 3, 15 6 की 90, 90 और 3 93, 9375 आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ये 2 साल का याद रखो, सी आई एस आई का डिफरेंस रेट का रेट परसेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तरबूज की एक भुजा 15 सेंटीमीटर है और संगत भुजा की ऊंचाई है, तरबूज का क्षेत्रफल कितना होगा। आपको पता है कि तरबूज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना बेस इंटू हाइट, होता है कि नहीं। तो ये है 1/2, बेस अपने पास 15 है और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट 6 है, 15 6 के 90 का आधा 45 हो जाएगा, 45 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन सेकंड। एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 15% की वृद्धि करता है और विक्रय मूल्य में वृद्धि करने के बाद उसने देखा कि लाभ है वो 5% से बढ़कर 15% हो गया। ओके, देखो मान लो कि इस तरीके से है, पहले किसी वस्तु का जो एसपी था वो 100 हुआ करता था, लेकिन इसने क्या हुआ, विक्रय मूल्य में 15% की इंक्रीज किया, यानी 115 हो गया। तो अब क्या हुआ, जो विक्रय मूल्य को बढ़ाने पर जो प्रॉफिट है, पहले 5% होता था, अब 15% हो रहा है। ठीक है, देखो पहले 5% प्रॉफिट होता था, अभी 15% होता है, क्रय मूल्य में कितनी वृद्धि हुई। तो एक बात बताओ, जब यहाँ पे अपना एसपी 100 है तो यहाँ पे लाभ 5% हो रहा था, 5% मतलब 1/20, 20 पे एक का प्रॉफिट मतलब 21 की वैल्यू है ये 100। एक यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 21 की वैल्यू 100 है, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 21 का भाग लग जाएगा, हमें चाहिए सीपी, क्योंकि सीपी तो 20 यूनिट है ना। इस 20 की निकालेंगे तो देखो यहाँ पे ऐसे ही रहने देना है, इसको छेड़ना नहीं है। सीपी को, ये आ जाएगा हमारा 2 के बाद 1 2 3 0 और 21 से भाग, पहले सीपी ये था। अभी सीपी की बात कर रहे हैं तो अभी क्या हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है 5% की जगह 15% हो रहा है, यानी अभी अपना 15% प्रॉफिट है, 15% होता है 3/20,
अभी सीपी तो अपना 20 ही है, लेकिन एसपी कितना है, 23 है। 20 की चीज अपन 23 में बेच रहे हैं, तो और 23 की वैल्यू यहाँ पे ये कितनी है, ये 115, यानी एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो अभी सीपी कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100। अब भी सीपी ये है। ठीक है, बाकी सारा डेटा निकाल लिया, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि अभी सबकी जरूरत ही नहीं है हमें। पूछा क्या है इन्होंने, बोला है कि सीपी में कितना इंक्रीज हुआ। तो मैं एक काम करता हूँ, ये अपना 2000 है, इस 21 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2100 हो जाएगा। दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, कोई चीज 20 से 21 हो रहा है, एक बढ़ रही है, कितने पर, 20 पर, 1/20 मतलब 5%। इस सवाल में कुछ नहीं किया, दोनों वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमने दोनों का सीपी निकाल लिया। ऐसा नहीं है कि पहले के अकॉर्डिंग सीपी निकल जाए, क्योंकि सीपी दोनों में बदल रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 616 है। आपको पता है शंकु का जो बेस होता है वो भी एक सर्कल होता है, तो सर्कल का एरिया 616 गिवन है, यानी 22/7, मतलब पाई है ये, और आर स्क्वायर। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है ये है 616। 11 से ये कट जाएगा, 11×2 = 22, 11×5 = 55, और बचे 6, 66, 11×6 = 66, दो से भी कट ही जाता है वैसे, ये 28। तो यहाँ से देखो आर कितना आ जाएगा, 28 को मैं लिख सकता हूँ 4×7, और यहाँ पे एक 7 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर कितना आ जाएगा, 4 का तो 2, 2 7 का 1, यानी जो रेडियस है वो अपनी 14 निकल के आ गई। पूछा क्या है, यदि इसकी जो स्लैंट हाइट है वो 20 है। देखो मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ, शंकु अपना इस तरह का होता है, इसकी रेडियस अपने पास 14 निकल गई, और इसकी स्लैंट हाइट ये 20 है। पूछ रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। आपको पता है जो कॉन का टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर, आर प्लस एल, ये होता है। ठीक है, पाई 22/7 यूज करना है, इंटू आर, आर हमारे निकाल चुके हैं 14, आर प्लस एल यानी 20 + 14 34। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। देखो 7 से ये कट जाएगा 2 टाइम, और पहले मैं 34 को 2 से कर रहा हूँ तो 68 आएगा, फिर इसको 22 से और कर दूंगा, तो 22 × 176, 17 80 लाएगी, और 22 × 6 = 132, 132 और 17 कितने हो जाएंगे, 149, 1496 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, बोल रहा है कि एक निम्न समीकरण का मान निकालना है, और बोला है कि ए है वो <10 है। ठीक है, देखो ये 187/17 है, और इंटू ए है, तो 187 में जब 17 का भाग दूंगा तो कितना जाएगा, 17 एकम 17, और 17 एकम 17 11 टाइम जाएगा। यहाँ पे देखो इस तरीके से है, 187 में भाग लग रहा है 17 का, और इससे मल्टीप्लाई में ए है, ए को नीचे नहीं लिखना है आपको, ऊपर ही आएगा ये। काफी लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन हो सकता है। 11a - 3 × 3 9 डिवाइड बाई, यहाँ पे है 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, -9 × 7 63, प्लस का ए स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 1 है। सॉल्व करने का मतलब था यहाँ पे अपन को ए की वैल्यू फाइंड करनी होगी, शायद यही पूछ रहा होगा ये कितना आ जाएगा, 11a और माइनस के 9 इक्वल टू 64 - 63 1, 1 + a² और इधर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 + a² ही आ जाएगा। यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, a² और ये इधर आ जाएगा अपना, तो माइनस का 11a, ये भी इधर आ जाएगा, तो माइनस के 10 = 0। इसके अपन को फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आए, और अगर मैं उनको जोड़ूँ तो -11, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 और माइनस का 1, बाद में साइन चेंज हो जाएंगे अपने, तो प्लस का 10 और प्लस का 1। ये किसकी वैल्यू आई, ए की वैल्यू आई। बोला था कि ए 10 से छोटा है। ठीक है, 10 से छोटा है मतलब 10 नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू 1 आएगी, ऑप्शन नंबर सेकंड है। अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में भी इसने क्वाड्रेटिक फंसा दिया थोड़ा सा, पर अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। बोल रहे कुर्सी का जो अंकित मूल्य 1000 था, लेकिन 1200 में बेच दिया इसको। ठीक है, तो उत्पाद पर जो प्रतिशत वृद्धि क्या है, अंकित मूल्य 1000 था लेकिन इसे 1200 में बेच दिया, प्रतिशत वृद्धि, बेसिकली ये प्रॉफिट पूछ रहा है। 1200 मतलब अंकित मूल्य एक तरीके से यहाँ पे सीपी ही माना जाएगा, क्योंकि अंकित मूल्य लिखा हुआ है, लेकिन बोला कि 1000 की चीज 1200 में बेच रहा है, 200 का लाभ हो रहा है, कितने पर, 1000 पर, परसेंटेज के लिए 2 जीरो हट जाएंगे तो 10 आएगा, सिर्फ 20% का प्रॉफिट है। ठीक है, वर्ड्स पे नहीं जाना है, समझना है कि क्वेश्चन क्या है, ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, वरना अंकित मूल्य इतना है और 1200 में बेच दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक डीआई का है, 2006 से 2007 तक जनसंख्या में परसेंटेज वृद्धि निकालनी है। ओके, 2006 पे देखो यहाँ पे, तो इधर लिख रहा हूँ मैं, ये 9.5 था, और 7 में ये 11.4 हो गया। रेशियो की बात करूँ तो 19 × 5 = 95, 19 × 6 = 114, 5 से कोई चीज़ 6 हो गई, एक का प्रॉफिट हुआ 5 पे, 1/5 कितना, 20%। अभी तक तो सारे क्वेश्चन काफ़ी आसान देखने को मिले हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, कैलकुलेशन भी नहीं आई इतनी किसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 19, बोल रहा है एक व्यक्ति का वजन 63 kg था, लेकिन गलती से 83 ऐड कर लिया। यानी देखो था तो ओरिजिनल 63 kg, लेकिन 83 kg मान लिया, तो मैं कह सकता हूँ कि कितने की वृद्धि हो गई, 20 kg की वृद्धि हो गई।
और इसके कारण हुआ क्या कि जो ग्रुप है उसका एवरेज 500 ग्राम बढ़ गया। देखो आपको पता है कि जो एवरेज होता है वो क्या होता है, सम नंबर, मतलब सम बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे एवरेज कितना बढ़ा है, 500 ग्राम, तो एवरेज में वृद्धि 500 ग्राम है। यहाँ पे सारी चीजें बढ़ी हुई में लेना पड़ेगा अपन का डेटा। सम में कितने की वृद्धि हुई, 20 kg, तो यहाँ पे नंबर निकल जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ पीपल। तो ये कितना आ जाएगा, 20 किलो में जब आप भाग दोगे किसका, 500 ग्राम का, 500 ग्राम को किलोग्राम में बदल लेता हूँ तो 1/2, 2 ऊपर चले जाएगा। तो 20 × 20 ये कितना आ जाएगा, 40 लोग आ जाएंगे। तो ग्रुप में कितने लोग थे, 40 लोग थे। ठीक है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20 है। बोले एक खुदरा विक्रेता है, वो क्या करता है, एक वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट प्रदान करता है। जैसा लास्ट जो अपना वीडियो था, लास्ट शिफ्ट थी, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया था। तो पूछेगा कि ग्राहक के लिए, नहीं, किस योजना के तहत विक्रय मूल्य मैक्सिमम होगा। ओके, देखो विक्रय मूल्य मैक्सिमम कब होगा, इस पर दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ग्राहक को फायदा कब होगा, जब डिस्काउंट सबसे ज्यादा मिले, और विक्रय मूल्य मैक्सिमम कब होगा, जब डिस्काउंट सबसे कम मिले। तो हमें देखना है कि कौन सी स्कीम के अंदर डिस्काउंट सबसे कम मिलता है। अगर स्कीम थर्ड की मैं बात करूँ तो इसमें तो 30% गिवन ही है। सेकंड की बात करूँ तो 20 + 10 30 आएगा, लेकिन फिर माइनस हो जाएगा, 20 × 10 200/100, यानी इसमें 28% मिल रहा है। अभी तक के लिए तो हमारा जो मैक्सिमम जो सेलिंग प्राइस होगा वो थर्ड में तो नहीं हो सकता, यानी थर्ड तो आएगा ही नहीं, ये नहीं हो सकता। फर्स्ट और चेक करना है। 15% की दो छूट दे रहा हूँ। देखो 15 की दो छूट दे रहा हूँ, तो 15 + 15 माइनस क्या आएगा, 15 × 15/100, यानी 225/100। 100 से भाग देंगे तो 2.25, 30 में से 2.25 घटाएंगे तो आंसर है वो 28 से कम आएगा। अब यहाँ पे 28% डिस्काउंट मिल रहा था, लेकिन स्कीम वन में 28 से भी कम डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट कम मिलेगा तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी, यानी सेकंड स्कीम में भी नहीं आएगा, पहली स्कीम ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा एसपी आएगा, तो स्कीम वन आएगा। ये सारे आंसर नहीं हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बोल रहा है कि इसका अपन को लघुत्तम समापवर्त एलसीएम लेना है। ठीक है, आपको पता है एलसीएम में मैक्सिमम जो पार्ट है उसको कॉमन लेते हैं, मैक्सिमम घातों को। यहाँ पे 1 की घात 3 है। ठीक है, इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा, ढंग से ऐसे बन नहीं पाएगा। ये 1 की पावर 3 भी है, माइनस ए बी का क्यूब है। यहाँ पे मैं ए बी कॉमन ले रहा हूँ पहले तो जब ए बी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा a² माइनस, और यहाँ पे बचेगा b², जिसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, a - b और a + b। ये ऐसे ही रहने देता हूँ, a² माइनस b², जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। दूसरा वाला क्या है, a की घात 3 b और b की घात 2, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, एक तो a की पावर 2 आ जाएगा, एक b की पावर 2 आ जाएगा। a की पावर 2 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से a बचेगा, और यहाँ से मैंने a की पावर 2 और b की पावर 2, तो यहाँ से b बचेगा, कॉमा यहाँ पे है ab × a - b। आपको पता है इनका एलसीएम लेंगे तो ऐसा मल्टीप्लाई लेना होगा जिसमें ये सारे आ जाएं। ठीक है, तो देखो एलसीएम में क्या आएगा, ए बी, a की पावर 2 b की पावर 2 और ए इस ए बी। एलसीएम क्या होता है, मैक्सिमम पावर लेने होते हैं, यानी एक तो आएगा a की घात 2 b की घात 2। ठीक है, a की घात 2 b की घात 2 आएगा यहाँ पे, जबकि b की घात 3 है। यहाँ पे a की घात 3 नहीं आ सकता है, यहाँ पे एक घात b की घात 2, एक घात 2 b की घात 2 है। अंदर क्या आएगा, देखो यहाँ a² - b² है, यहाँ a - b है, a - b है। a² - b² के अंदर ऑलरेडी a - b है, क्योंकि ये क्या होता है a + b × a - b। तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम क्या है अपने पास कॉमन, a² - b²। तो प्लस वाला नहीं आएगा, माइनस वाला आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए जो अनुपात है उनको अवरोही क्रम, आरोही क्रम होता है असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही में तो छोटे से बड़ा, लेकिन अवरोही में बड़े से छोटा, यानी पहले सबसे बड़ा नंबर फिर उसके बाद छोटा, इस तरीके से। तो पहले सबसे बड़े नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो पूछा गया है कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ओके, 15 7 5 11। अच्छा, ये देखो अनुपात है, सबसे पहले तो यही देखना होगा कि कौन सा अनुपात बड़ा छोटा है। एक तो 15/7 है, और एक 5/11 है, और एक क्या है 21/77 है। ठीक है, अगर देखो इनको कंपेयर करना है तो लास्ट वीडियो के अंदर पे हमारा एक ऐसा क्वेश्चन आया था, मैंने क्या कहा था कि क्रॉस करके आप देख लो, कंपेयर करके। 15 × 11 यहाँ 165 आएगा, और 7 × 35 यहाँ पे 35 आएगा। यानी जैसे अगर इनको मैं नाम दे दूं, मान लो ये पहला रेशियो है, ये दूसरा रेशियो है, ये तीसरा रेशियो है, तो अभी इन दोनों में तो मैं कह सकता हूँ कि पहला रेशियो बड़ा है किससे, सेकंड से, है कि नहीं है। अब लेकिन पहला बड़ा है तो पहले की तीसरे से और कंपैरिजन करेंगे, यानी 15/7 की हम कंपेयर करेंगे 21/77 से। कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कि 7 दूनी 14, 2 से बड़ी वैल्यू है, जबकि ये 2 से छोटी है। यानी सबसे पहले अपन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो पहले सबसे बड़ी वैल्यू लिखनी होगी। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी, 15/7 वाली। 15/7 सबसे आगे होना चाहिए, इसमें नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। इसमें है, ये हो सकता है, और इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। 15/7 के बाद क्या आएगा, फिर इनमें और कंपेयर करना पड़ेगा, दूसरे और तीसरे में। यानी इसको तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ये देखना होगा कि ये जो 5/11 है एक तो,
और दूसरा है 21/77। इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है? देखो, सिंपली समझ आ रहा है कि अगर मैं 70 भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो 350 आता है, लेकिन इधर 21 ढाई के 210, यानी ये वाला इधर का रेशो बड़ा आ रहा है। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर का रेशो बड़ा आ रहा है, मतलब ये वाला बड़ा होगा, 5/11 बड़ा होगा। तो 15/7 के बाद 5/11 आएगा, फिर 21/77। ऑप्शन नंबर अपना फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, सीमित। देखो, अब एक चीज आपने नोटिस करी है या नहीं, इतनी मैंने शिफ्ट करवाई है, इनमें आपने एक चीज नोटिस करी होगी, एक टाइप का क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। यही मैं बोलता हूँ कि जो एसएससी में पैटर्न रिपीट होते हैं। ठीक है, पहले एनालिसिस होता था तो ये पैटर्न पता चल जाते थे, अब एनालिसिस नहीं होता है तो पैटर्न पता नहीं चल पाते हैं। देखा जाए तो ठीक भी है वो। ठीक है, लेकिन फिर भी दोस्तों और इन सब के जरिए कुछ ना कुछ पता ही चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको अभी देखने को मिलेंगे जब आपका सीजीएल का एग्जाम होगा। किसी पोशाक का विक्रय मूल्य क्या होगा जिसका अंकित मूल्य 500 है और इस पर 20% की छूट और 10% की दो छूट दी गई है? ठीक है, 500 रुपये कोई चीज़ है, 20% छूट दे दी मतलब 1/5, तो 4/5 में बेचा गया। 10% की और छूट दे दी मतलब 1/10, तो 9/10 में बेचा गया। 0 से 0, 5 से 10 टाइम, 9 चौक 36, 360, 360 रुपये में उसको बेचा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस क्यूब थीटा है और हमको ये चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है अपना, साइन स्क्वायर थीटा है और ये है कॉस क्यूब थीटा। इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से फिर क्या आ सकता है, अगर साइन स्क्वायर में मैं कॉस स्क्वायर का भाग दूँ तो टेन स्क्वायर आ सकता है। लेकिन देखो जो ऑप्शन है ना उनमें कॉट है, तो मैं यहाँ से कॉट भी तो निकाल सकता हूँ। कैसे? इस जो साइन स्क्वायर है इस पहले वाले का दूसरे वाले में भाग दे दूंगा, तो यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा इक्वल टू, अब ये जो कॉस है इसका इधर भाग देना पड़ेगा और 1/cos कितना हो जाएगा, सेक थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह मैं सेक थीटा रख सकता हूँ, तो यहाँ पे रख दूँ कॉट स्क्वायर थीटा की जगह सेक थीटा माइनस कॉट की पावर 6। अगर यहाँ पे में से कॉट की पावर 6 पूछेगा तो क्यूब करना होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक क्यूब थीटा। सही तो निकाला है ना अपन, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, कॉस बटे साइन, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेक। ठीक है, कॉट स्क्वायर सेक हो गया और कॉट की पावर 6, यानी ये आ जाएगा सेक क्यूब थीटा। ये है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, सेक थीटा कॉमन आ जाएगा मेरा। सेक थीटा जब कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 1 - सेक स्क्वायर थीटा। यही बचा है ना? ठीक है, देखो आपको पता है कि 1 + tan² थीटा है, वो क्या होता है अपना, सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब अगर यहाँ से मेरे को 1 - सेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो ये क्या आएगा, माइनस का tan² थीटा आएगा। आएगा कि नहीं? तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये सेक थीटा है और अंदर ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया यार, माइनस का tan² थीटा। वैसे मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा शायद कॉम्प्लिकेटेड ना बना दिया हो चीज़ों को, क्योंकि आंसर कांस्टेंट में आ रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं और, ओके देखो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि सेक थीटा की जगह वापस कॉट स्क्वायर थीटा रख दो, तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और ये tan² थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा tan² थीटा आपस में कट जाएंगे तो -1 आंसर आएगा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा और, ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। बाकी ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा मैंने इस क्वेश्चन को बड़ा कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, टाइम की थोड़ी कमी है वैसे ही। क्या है कि एक कार है जिसकी कीमत पहले 35% की वृद्धि हुई और बाद में बिक्री में कमी हो गई, तो उसके कारण फिर उसकी जो कीमत है 25% घटा दी। तो बोले कार के अंतिम मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या हुआ, कम हुआ या ज्यादा हुआ? देखो, इसको रेशो मेथड से बनाएंगे हम। 35% कितना होता है आपका, 35/100 कर लो, 5×7 = 35 और 5 से गया 20 टाइम। 35% बढ़ाई, यानी पहले किसी चीज की कीमत 20 थी, 7 बढ़ा दी 27 हो गई। बाद में 25% घटा दी, 25% होता है 1/4, तो 4 से 1 का हो जाएगी, मतलब 4 से 1 घटा दी तो 4 से 3। फर्क क्या पड़ा वो देखना है, 20×4 = 80 और 20×3 = 21। 80 से कोई चीज़ 81 हो गई, 1.25% का इंक्रीज आ जाएगा। इस पर कल ही सेम डेटा पे सवाल किया था हमने, आपको याद नहीं है? देख लो आप, एक की वृद्धि होगी तो 1/80, 1/80 मतलब 100/80, तो 100/80 आपको 1.25 होता है, मतलब 1/4 हो जाएगा। सेम एग्जैक्ट डेटा पे सवाल था कल की, मतलब जो पुरानी कोई वीडियो थी उसमें, सीपीओ में ही। ठीक है, अब रिसेंट में किए हैं तो वो दिमाग में है मेरे। 10 छात्रों और उनके कक्षा के शिक्षक, 10 छात्र हैं और उनका जो टीचर है उनकी जो एवरेज एज है वो 17 है। देखो, 10 छात्र था और एक शिक्षक था, मतलब मैं कह सकता हूँ 11 लोग हो गए टोटल। इनका जो एवरेज एज है वो कितना है, 17 है। यदि कक्षा की जो शिक्षक की आयु को हटा दिया तो 10 छात्र रह जाएंगे केवल। उनकी जो आयु है अब क्या हो गई, 2 ईयर कम हो गई, तो मैं कह सकता हूँ कि 15 हो गई अब।
इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। पहला मेथड जो हर किसी को समझ आता है, पहले उसकी बात करेंगे। 17 से 15 हुआ, कितने की कमी हुई? 2 की। 11 से 10 हुआ, कितने की कमी हुई? 1 की कमी। तो जो वेट आएगा अपना यहाँ पे, वो जो जिसको निकाला है उसी का आ जाएगा, बस साइन आपको इग्नोर करना है। कैसे सॉल्व करते हैं? ये जो -1 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 15 से, तो -15। फिर ये -2 है, इस वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस 11 से, तो -22। तो 22×5 = 27, माइनस के 37 साल हो गया। माइनस इसलिए आया है क्योंकि वो छोड़ के गया है, तो 37 आंसर हो गया। ठीक है, इसी चीज़ में हम थोड़ा सा कुछ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको रिवर्स लिख दूं ना तो तब तो सबको समझ आ जाएगा। अगर इसको मैंने में लिखा है तो शायद काफ़ी लोग कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो उनको समझाने के लिए मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 10 का जो एवरेज है वो 15 था। एक चीज़ को पहले लिख दिया, क्या फ़र्क पड़ रहा है, और 11 का एवरेज अपना 17 था। तो ये देखो 15 से 17 हो गया, कितना बढ़ा? एवरेज 2 बढ़ा। एवरेज 2 बढ़ा है, अगर मैं पूछूं सम कितना बढ़ा है तो कितने लोगों पर? 11 लोगों पर, तो 22 बढ़ गया। अब देखो सम 22 बढ़ा है, अब 22 क्यों बढ़ा है? क्योंकि जो हमारे पास बंदा था, इसमें आप वो कॉन्सेप्ट मत लगा देना कि अगर प्लस का 22 आ रहा है तो -22 कर देना। ठीक है, थोड़ा लॉजिकल सोचना भी पड़ता है सवालों में। पहले 10 लोगों का एवरेज 15 था, एक बंदा और आया तो एवरेज बढ़ गया। बढ़ा क्यों? क्योंकि उसका वेट ज़्यादा था, तो ग्रुप का पूरे का ज़्यादा कर दिया, यानी 15 तो पहले ही था, 22 किलो ये और ज़्यादा लेके आ जाएगा, तो 37 हो जाएगा। ठीक है, इसको रिवर्स में भी कर सकते हो, फिर माइनस में करेंगे, वैसे हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, टाइम की कमी है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता हूँ एक क्वेश्चन पर। 6 अंकों की एक संख्या है, 198 से डिविजिबल है। यदि अंकों को रीअरेंज कर दिया तो संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी? ओके, एक बात बताओ, हमारा कोई भी नंबर है 6 डिजिट का, हमें नहीं पता क्या है, 1 2 3 4 5 6 जो भी हुआ XYZ, लेकिन इतना पता है कि ये जो नंबर है ये डिविजिबल है 198 से। और 198 में देखो ऑप्शन को देखते हुए मेरे को समझ आया कि इसमें 3 भी छिपा हुआ है, 3×6 = 18, और बचे एक, 3×6 = 18। अब देखो, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट 3 से होता है। चाहे तो आप अक्षरों को किधर भी टेढ़ा मेढ़ा कर दो, आगे से पीछे, पीछे से आगे से, कैसे भी रीअरेंज कर दो, सम ऑफ डिजिट तो नहीं बदलेगा। कहने का मतलब है कि नंबर फिर भी ऑलवेज 3 से तो डिविजिबल होगा ही। ठीक है, तो ये ऑप्शन के थ्रू ही दिमाग में आ जाएगी ऐसी चीज़ें आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना DI का है, और क्या बोला है कि 2000, देखो ये दो अपने पास डेटा है, स्टार्टअप की संख्या है 2016 में, और सफल स्टार्टअप की संख्या दे रखी है। ठीक है, तो बोले 2016 से मनोरंजन क्षेत्र में सफल स्टार्टअप की संख्या, 2016 ये रहा, और सफल स्टार्टअप मनोरंजन, मनोरंजन वाला कौन सा है? ये वाला कलर, ये डार्क ब्लू एडटेक का है। पर इस वाले में लेना है ना पहले, तो सफल वाला। मनोरंजन है अपना ये वाला। देखो ये सेम ऑर्डर में चलते हैं, अगर आपको कलर कन्फ्यूजन हो ना, ये सबसे पहले ये 320 वाला है, फिर ये फिनटेक है, फिर देखो फूड का तो फूड ये वाला है, फिर ये है, फिर ये है। यानी मनोरंजन क्षेत्र में 2016 में जो सफल है वो ये वाले की बात कर रहा है, ये 175 लिखा है। तो 175 का रेशियो हमें निकालना है। किससे निकालना है? 2016 में मनोरंजन में स्टार्टअप की कुल संख्या, मनोरंजन और स्टार्टअप, स्टार्टअप का है देखो ये फूड, ये वाला डेटा है 560 वाला, यही तो आएगा। इनका रेशियो निकालना है, 5 से काट देता हूँ, 5 × 5 = 15, बचे कितने? 2, और 5×5 = 25। 5 से इसको काटूंगा तो 5 × 5 बचे 1, 16, 5×3 = 15, बचे 1, 5×2 = 10। देखो ये और किससे कट जाएगा? 7 से कट जाएगा शायद, 7×5 = 35, और 7 × 7 बचेंगे कितने? 7 × 7 = 6, 62, 7 से तो नहीं कट रहा यार। 560 सही तो किया है ना? 35×5 = 175, और 5 × 5, फिर अरे यार ये गड़बड़ कर दिया ना थोड़ा, ये 5 से काटेंगे तो 132 थोड़ी आएगा यहाँ पे। 5 × 5 और फिर 5 × 5 बचे 1, 10, 5×2 = 10, 112 आएगा। 7 से काटूंगा, 7×5 = 35, 7 × 7 बचेंगे कितने अपने पास? 4, 7×6 = 42, 516 आएगा। 516 ऑप्शन नंबर पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी DI का ही क्वेश्चन है अपने पास। बोले यदि एक वर्ष में बाजार कर से आय 260 करोड़ है, अन्य स्रोतों से कुल आय कितनी होगी? देखो बाजार टैक्स की बात कर रहा है, और बाजार टैक्स अपना ये वाला है जो कि 26% है। पूरा ओवरऑल ओवरऑल अपने आप में 100% होगा। 26% की वैल्यू 260 करोड़ अपन को गिवन है, यानी कह सकता हूँ कितने टाइम है? 10 गुना। तो ये पूरा 100% होगा। करोड़ में पूछ रहा है, एक जीरो और चिपका दो, 1000 करोड़। लेकिन कुछ और पूछा है क्या? अन्य स्रोतों से कुल आय। ओके, थोड़ा सा मैं यहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ, पर वो शुक्र रहा कि ऑप्शन ऐसे नहीं है जिससे गलत नहीं हुआ।
अन्य स्रोतों से कुल आय, मतलब बाजार टैक्स से अगर 26 है तो अदर स्रोत से कितनी हो जाएगी फिर, ये 74% हो जाएगी। एक रेशो की वैल्यू 10 थी तो 74 की 740 आएगी यहाँ पे। ठीक है, अभी तो मैं गलत कर देता इसको, अगर ऑप्शन में 1000 होता तो। ऐसी जो सिली मिस्टेक हैं वो एग्जाम में होती हैं। ठीक है, तो ये इन चीज़ों से आप तभी बच पाओगे जब आपने इस टाइप का क्वेश्चन देखा है, इस टाइप का किया है, तो वापस कभी करोगे तो वो चीज़ दिमाग में रहती है। एक शेप है जिसमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ए बी की लंबाई निकालनी है और बी डी की लंबाई 4 है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। बी डी की लंबाई 4 है। देखो पहले तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ये लेंथ अपन को 3 लिखी हुई है यहाँ पे, ये लेंथ 6 लिखी हुई है। और बी डी की लंबाई 4 है। बी डी मतलब ये वाला 4 है। पूछा क्या है, क्या पूछा है, ए बी की लंबाई। ओके, ये वाली लेंथ चाहिए अपन को। देखो एक चीज़ आपको पता है यहाँ पे क्या, कि ये 3 है और ये 6 है, जस्ट डबल है। तो ये पैरेलल भी होंगे एक दूसरे की लाइन अपने। और देखो अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, ये 90 है, ये तीसरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा। सिमिलरली ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा होगा, होगा कि नहीं। तो सिमिलरिटी लगा दो। इसमें थीटा के सामने 3 है और बड़े वाले में थीटा के सामने 6 है, जो कितना हो जाएगा 1/2 बराबर। अपन को जो साइड चाहिए वो ए बी चाहिए ना, तो इस थर्ड एंगल के सामने इस वाले में साइड ए बी है, और इस थर्ड एंगल के सामने बड़े वाले में साइड क्या है, 4 + AB है। ठीक है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 + AB इजक्वल टू 2AB। तो 2AB माइनस ए बी, तो ए बी आ जाएगा, ए बी की वैल्यू 4 आ गई। यही पूछा था कि ए बी कितना होएगा, जो कि 4 यूनिट आ जाएगा अपना। मिनिमाइज कर लेता हूँ वापस, 4 यूनिट आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 31। बोल रहा है कि वह बड़ा से बड़ा नंबर निकालना है जो 15, 30, 40 को कम्प्लीटली डिविजिबल करता है, मतलब एच सी एफ फाइंड करना है। आपको पता है एच सी एफ क्या आएगा, 3 नहीं आ सकता, 15 हो नहीं सकता क्योंकि 40 नहीं होगा, 40 हो नहीं सकता क्योंकि 15 और 30 नहीं होगा, 5 ही हो जाएगा। वैसे भी समझ आ रहा है कि इसमें 5 ही एक मैक्सिमम कॉमन मल्टीपल है और कोई है ही नहीं। देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 32 है, चोर पुलिस का क्वेश्चन है। चोर भैया अपने यहाँ पे हैं, नहीं चोर नहीं, यहाँ पे पुलिस होगा। यहाँ पे अपना पुलिस है, यहाँ पे अपना चोर है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 120 मीटर है। चोर भागता है इस पॉइंट से 7 की स्पीड से और पुलिस वाला भाग रहा है 8 से। चोर को पकड़ लिया गया, ठीक है, और चोर द्वारा भागी गई दूरी। ओके, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। आपको पता है जब सेम डायरेक्शन में जाता है, चोर भी इधर जा रहा है पुलिस भी इधर जा रहा है, तो जो स्पीड है वो घट जाएगी। 8 - 7 1 किलोमीटर पर आवर आएगी। सारे आंसर मेरे को मीटर पर सेकंड में नजर आ रहे हैं, तो इस किलोमीटर पर आवर को बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी मैं कह सकता हूँ जो रिलेटिव स्पीड है वो आएगी 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सबसे पहले मैं टाइम निकाल लेता हूँ कि चोर को कितने टाइम में पकड़ा जाएगा। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस है 120 मीटर और जो स्पीड है वो कितनी है, 5/18। 5 से ये 24 टाइम कट जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि जो टाइम है वो आएगा 24 × 18 सेकेंड। इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा। हमसे पूछा है कि जब चोर को पकड़ा गया तो चोर ने कितनी दूरी चल ली। तो 24 × 18 सेकेंड में 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली गई दूरी चोर चलेगा। लेकिन आंसर मीटर में है तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा, 5/18। ये जो 7 की स्पीड से चला है उसको मैंने चेंज किया है। ठीक है, अरे यार, अब देखो ये कितना आएगा, 18 से 18 कट जाएगा। 24 × 5 120 और 12 × 7 84, 840 आएगा। 840 है ऑप्शन नंबर थर्ड। बोल रहा है कि सॉल्व करना है कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। देखो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा उसका होल स्क्वायर, माइनस इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा उसका होल स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम में मैं इसमें टाइम नहीं लगाता बिल्कुल भी सॉल्व करने में, लेकिन यहाँ मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए माइनस बी लिख रहा हूँ पहले मैं, ए प्लस बी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब ए प्लस बी निकालोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा जो कि 1 है। उसको लिखने की जरूरत नहीं है ना अब ना एग्जाम में। ठीक है, तो थोड़ा बहुत टाइम बचाया करो अपना, ऐसे स्टेप को थोड़ा कम करके। कॉस बटे साइन कॉट होता है और साइन बटे कॉस टेन होता है। नहीं, साइन बटे साइन कट जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर -1 आंसर आएगा। तो ऐसे करना था, अब ऐसे नहीं कि आप कॉपी में लिख रहे होगे पहले कॉट स्क्वायर थीटा आया फिर 1 आया और फिर आप आंसर पे टिक कर रहे हो। यहीं से ऑब्जर्व कर लो कि क्या आंसर आ रहा है और आंसर लगा के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, जब आप मॉक टेस्ट वगैरह दोगे टाइम की कमी पड़ेगी तो। ये है 1 + समथिंग, ये 24/23 है, एक्स निकालना है। देखो मैं एक काम करता हूँ, क्या
20 20 40 47, ओके। वैसे तो समझ आ रहा है कि यह जो एक्स जो डेटा है अपना ये 47 पे सेट किया हुआ है। कैसे? देखो ये एक स्पेशल फॉर्मेट होता है अपना। फॉर्मेट ऑर्मेट छोड़ो, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अंडर रूट है, यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, तो स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर करेंगे तो 1 + x/529 आएगा। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 24 का स्क्वायर 576, 23 का स्क्वायर नहीं, हाँ सही तो है, 23 का स्क्वायर 529। अब देखो यहाँ पे आप कंपेयर करो इससे, जब मैं एक से भाग दूंगा प्लस बचेगा कितना? 76 में से जितना 29 गया वो, और नीचे 529 आएगा। तो ये बेसिकली एक अपना इस तरह का एक वो बनता है स्पेशल क्वेश्चन कि यहाँ पे ये 1 1 आ जाएगा और यहाँ पे ये एक्स जो आएगा वो एक्स। तो एक्स क्या होता है? बेसिकली इनका सम होता है। तो यहाँ पे देख लो इतना ही आएगा। जब इसमें आप 47 जोड़ोगे 29 में, तो 4 2 6 और 9 7 कितना? 9 7 16, मतलब 76 आ जाएगा ना। 6 और 16 76, 60 और 16 तो 47 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, a+1/a इसकी वैल्यू पी स्क्वायर है, a² + 1/a² निकालना है। तो क्या आ जाएगा ये? पी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे और -2। x+1/x अगर k है तो k² - 2 होता है, तो ये आ जाएगा। पी स्क्वायर ऑलरेडी था, उसका एक बार और स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, बोला है 6 अंकों का एक नंबर है 763254, 18 से डिविजिबल है, ठीक है। हम संख्या में से क्या कर रहे हैं? 41 का 5 गुना घटा रहे हैं, यानी 41 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 और 5 चौके भी 205 घटा रहे हैं, यानी इसमें से 205 घटा दो। सिंपली देखो 254 में से 205 घटा रहा हूँ मैं, तो नॉर्मली घटा लो। वैसे तो आपको पता है सिर्फ कितना बचेगा अपना? 49 बचेगा। 14 में से 5 गया 9, यहीं का सिल बढ़ जाएगी। और 5 में से गया 4, ये 0 बच जाएगा। और आगे है 763। तो बोला ये जो बचा हुआ नंबर है किससे डिविजिबल होगा? ऑप्शन से बना लो ना, ज़्यादा दिमाग क्यों लगाना। 5 से हो पाएगा क्या? नहीं, लास्ट में 9 है ना 0 है, 5 से नहीं होगा। 7 से, 7 एकम 7, 7 नाम 63 49, बिल्कुल 7 से हो जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि एक से ज़्यादा ऑप्शन अपने सही होंगे, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे होगा भी नहीं, देखो 2 से नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर नहीं है। 3 से होने के लिए सम ऑफ डिजिट 3 से होना चाहिए था। 6 3 तो हो रहा है, लेकिन 7 4 11 9 20 नहीं होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का है। 15 6 की 90, 90 और 8 कितने हो जाएंगे? ये 98/15 डिवाइड बाई, ये क्या करना है? 7/9। पहले ऑफ सॉल्व करते हैं ना, तो पहले इसको करेंगे 7/9 ऑफ। ये ब्रैकेट के अंदर क्या है? 1 और 5 6, तो 1 हो जाएगा। और फिर एक क्या है अपना? 1/10 है और एक 1/5 है। तो ये कितना हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 10 ही एलसीएम ले लेता हूँ, 10 6 के 60 प्लस ये 1 आ जाएगा, प्लस 5 में 2 टाइम गया 2, 63 आ जाएगा। ये आ जाएगा 63/10, ठीक है। तो 7/9 को मल्टीप्लाई करना था 63/10 से, इसी से करना था ना, ठीक है ना। तो और आगे क्या है अपना? इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये जो सिंपल सॉल्व किया है हमने यहाँ पे। आगे है अपना 2/5, इसको डिवाइड करना है किससे? 7 5 35, 35 और एक 36/5 से, तो उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दूँ 5/36 से। अब थोड़ा काटा पीटी शुरू करते हैं। 2 से ही 18 टाइम चले जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो देखो कुछ कट रहा है क्या? 9 से ये कट जाएगा 7 टाइम। ये 98/15 था अपना। यहाँ पे आ रहा है ये 7 7 49/10, 49/10 उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दूंगा 10/49 प्लस, यहाँ पे तो अपना 1/18 है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 49 से ये 2 टाइम चले जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी ऊपर आ गया 4/3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/18। 18 और 3, इन सब का जो एलसीएम 18 आ जाएगा। तो 3 6 के 18, 6 6 चौके 24 और प्लस का 1 आ जाएगा, 24 + 1 25/18 अपना आंसर आ जाएगा। 25/18 ऑप्शन नंबर थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन डीआई का है, देखते हैं क्या पूछा है। बोल रहा है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में एफडीआई में परसेंटेज वृद्धि सबसे मैक्सिमम है। ठीक है, बाई ऑप्शन बनाएंगे हम इसको। देखो अगर मैं 1996 की बात करूँ तो इसमें वृद्धि होनी चाहिए लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, यानी 1995 के कंपैरिजन में। यहाँ पे ये 10 पॉइंट सबका एक एक करके निकालना पड़ेगा ना, तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। 10.22 से ये हो गया 24.23, ठीक है। या फिर एक तरीका है कि डेटा को थोड़ा ऑब्जर्व कर लो, उसी के अकॉर्डिंग निकाल लो। और जैसे 1997 की मैं बात करूं तो इसमें 96 के कंपैरिजन में बढ़ेगा, यानी 24.23 से कितना बढ़ा है ये? 31.36। इतना तो समझ आ रहा है कि पहले और दूसरे में कंपेयर करो तो यहाँ पे तो 10 का डबल, मतलब 10 से कितना हो रहा है? 24 हो रहा है। 100% से भी ज़्यादा जा रहा है, जबकि यहाँ पे तो 24 से 31 आ रहा है, यानी सबसे ज़्यादा वृद्धि इस वाले ऑप्शन में तो नहीं हो सकती है। ठीक है, यही एक तरीका है अब अपने पास सॉल्व करने का, ऑप्शन एलिमिनेट का। 1993 की मैं बात करूं तो ये 5.7 से 10.15 हुआ है। देखो डबल भी मैं करता हूं तो 10.14 आता, ये अप्रोक्स डबल के समथिंग है।
जबकि यहाँ पे डबल करता हूँ तो 10.22 से ये 24.23 हुआ है, यानी डबल से कहीं ज़्यादा है। तो पहले और तीसरे में कंपैरिजन करूंगा तो तीसरा मैक्सिमम नहीं हो सकता है। अब बची बात 1994 की, तो 10.15 से कोई 12.6 हो रहा है, तो ये तो बहुत कम बढ़ा है, यानी पहला ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें मैक्सिमम वृद्धि हुई होगी। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो इन सवालों को, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बस ऑप्शन एलिमिनेट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि आंतरिक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में एक द्रव भरा है। ठीक है, अपना बेसिकली क्या है, एक हेमिस्फेयर है और जिसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, द्रव भरा है। इस द्रव को 2 सेंटीमीटर व्यास, व्यास 2 सेंटीमीटर है, मतलब जो रेडियस है वो 1 है, और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई, हाइट है वो 4 सेंटीमीटर वाले बेलन की छोटी बोतलों में भरा जाता है। तो कटोरा को खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? ओके, तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल कर दो। देखो यहाँ पे अर्ध गोला है, गोले का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो अर्ध गोले का कितना होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम तो हाफ ही हो जाता है जस्ट, टोटल सरफेस एरिया अलग होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 2/3 पाई आर क्यूब मतलब 6 का क्यूब, मैं इसको ऐसे लिख दूँ 6 × 6 × 6 इक्वल टू। पूछ रहा है ऐसे कितने जो कटोरे हैं या जो बेलनाकार कटोरे हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं मान लेता हूँ कि एन अपन को कटोरे चाहिए और बेलन की फॉर्म में है। बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पे 1 है क्योंकि व्यास 2 था तो रेडियस 1 हो जाएगी, तो 1 का स्क्वायर 1 × एच। एच अपना 4 है, इसको अपन को सॉल्व करना है, तो पाई से पाई कटेगा, 3 से ये 2 टाइम कटेगा, 2 और 2 4, इससे ये 4 कट जाएगा, तो 6 6 36, 36 अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे N36 निकलेगा ना, 6 × 6। क्वेश्चन नंबर 40 है, दो संख्याएं उनका लेस है पे मतलब होता है एलसीएम और मैस है पे मतलब एचसीएफ 7 है। ये एलसीएम 840 है, एचसीएफ 7 है, यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? आपको पता है पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर बराबर होता है एलसीएम, एल से लिख देता हूँ इंटू एचसीएफ एच। एक संख्या 56 है, दूसरी संख्या के बारे में निकालना है, इक्वल टू एलसीएम अपने पास पता है कि 840 है, एचसीएफ पता है 7 है, 7 से काटूंगा 8 टाइम, सेकेंड नंबर निकालना है, 8 एकम 8, 8×5 = 105 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है अपने पास, बोल रहा है कि किस विषय में शिक्षकों की अधिकतम संख्या पुरुष है? ओके, बोल रहा है कि कौन सी ऐसी विषय है जिसमें जो पुरुष हैं वो मैक्सिमम है। बाई ऑप्शन बना लेते हैं। यहाँ पे हिंदी शिक्षकों की कुल संख्या, महिलाओं का परसेंटेज है ये। देखो, शिक्षकों की टोटल संख्या है 50 यहाँ पे, और महिलाओं की संख्या क्या है? 80%, तो पुरुष तो सिर्फ 20 ही रहेंगे, यानी पुरुष मैक्सिमम नहीं हो सकते इसमें, तो ये ऑप्शन अट जाएगा अपना। ऐसे ही सेकंड को ट्राई करते हैं, वाणिज्य। वाणिज्य कहाँ है? ये रहा, टोटल 30 हैं। ठीक है, या आप नॉर्मली भी समझ सकते हो कि जो पुरुष हैं वो महिलाओं से ज़्यादा होंगे, उसी के वही अपना आंसर सही होगा। यहाँ पे 30 टोटल शिक्षक है और 50% महिलाएं हैं, 50 ही पुरुष हैं, तो ज़्यादा तो नहीं है ना, बराबर है। अंग्रेजी की बात करता हूँ तो 40 टोटल है, महिलाओं का 90% है, तो पुरुष का तो 10% रहेगा, तो ज़्यादा तो नहीं हो सकते। एक ही ऑप्शन बचा है, चेक करने की जरूरत नहीं है, आपकी संतुष्टि के लिए चेक करवा देता हूँ। 60 टोटल है, 35% महिलाएं हैं, तो 65% पुरुष होंगे, यानी 65 ज़्यादा होंगे, मतलब पुरुष ज़्यादा होंगे, तो गणित आ जाएगा, मतलब ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन डीआई का है, यदि वर्ष के दौरान खर्च की गई कुल राशि इतनी थी तो बास्केटबॉल पर कितना खर्चा किया गया? टोटल ये जो डेटा है शायद आपको दिख ना रहा हो, पर ये है अपना, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, 100% है ये, और 100% की जो वैल्यू है अपन को गिवन है इतनी है। देखो यहाँ से मैं डायरेक्ट एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा 2 सेकंड बचा लेता हूँ, एक की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा? ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो आएगा 1 2, और इसके बाद कितने जीरो आएंगे? 1 2 3 4, 4 आ जाएंगे, 1 2 3 4। पूछा क्या है उसको देख लेते हैं। वर्ष के दौरान खर्च की गई कुल राशि इतनी, तो बास्केटबॉल पर कितना खर्चा किया गया है? ओके, बास्केटबॉल है ये वाला ग्रे कलर, यानी 25%, 25 की वैल्यू निकालनी है, तो 25 से करेंगे तो 4 जीरो तो ये आ जाएंगे, और 25 दूनी 50, 80 × 5, 25 से कम 25 और 5 30, 3 के बाद इतने सारे जीरो आने चाहिए। पहली बात तो देखते हैं, 3 यहीं पे है तो जीरो को काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और सब में 3 है ही नहीं। ठीक है, आई होप के क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, और इसको थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे कम है? ठीक है, इसको आप देखो खुद ट्राई कर लेना, क्योंकि ऐसा सवाल मैंने सेम बताया था जिसमें ऑर्डर पूछ रहा था, तो ये तो उससे भी आसान है। तो हर एक का कंपेयर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, वैसे आंसर आपके सामने ही है, पर ट्राई कर लेना एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि आंतरिक व्यास 18 सेंटीमीटर, व्यास 18 है, जो भी शेप है उससे मतलब नहीं है, लेकिन रेडियस तो 9 आएगी। अर्ध गोलाकार बाउल है जिसमें पानी है, इस पानी को 6 सेंटीमीटर व्यास, यानी यहाँ पे भी जब व्यास 6 तो रेडियस 3 आ जाएगी, और ऊंचाई यानी हाइट 3 सेंटीमीटर वाले बेलनाकार बोतलों में भरा जाता है। बाउल खाली करने के लिए कितने बोतलों की संख्या की जरूरत पड़ेगी? सेम क्वेश्चन अभी किया था जिसका 36 आंसर आया था।
देखो अर्धगोलाकार है, इसका वॉल्यूम इक्वल कर देंगे 2/3 पाई आर क्यूब। आर मतलब क्या है, 9 × 9 × 9। इसको आपको ऐसे नहीं लिखना है 9 का क्यूब कर दो और फिर उसको वापस काटो, 9 को 9 ही रहने देना है, क्योंकि जिससे कैलकुलेशन आपकी आसान बनेगी। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, काफ़ी लोग करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि एन अपन को टोटल गोले चाहिए, गोले नहीं क्या बोल रहा है, बेलन चाहिए, मतलब सिलेंड्रिकल फॉर्म में बोतल चाहिए। और उस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर। आर 3 है, 3 का स्क्वायर 9 और एच 3। मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप जब अगर 9 को क्यूब करके लिख दोगे फिर वापस काटोगे, इससे कोई फायदा क्या है, तो काटना नहीं है। 9 से 9 चले जाएगा, ठीक है, इस 3 से ये 3 चले जाएगा और इस 3 से ये 3 चले गया, पाई से पाई चले गया। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 यहाँ से बचा, 2 यहाँ से बचा, 18। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखो ये क्वेश्चन शायद रॉन्ग है। हर शिफ्ट में एक ना एक रॉन्ग क्वेश्चन जरूर मिला है। मुझे कैसे पता है ये रॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन भेजा था, ठीक है, भेजा था, लेकिन मैंने ये वेरीफाई नहीं किया था उस टाइम, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शायद रॉन्ग हो, किसी ने भेजा था, लेकिन वेरीफाई अभी कर भी लेंगे हम। यहाँ पे देखो, इसको अपन को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके अपने पास हो सकते हैं, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, इसमें वैल्यू पुट कर दूँ तो ज़्यादा बढ़िया नहीं है क्या? वैल्यू पुट ही कर देता हूँ ना। क्या पुट करूँ वैल्यू में? 45 कर लेते हैं, चलो, ठीक है। अगर मैं 45 पुट करता हूँ तो यहाँ पे साइन 45 1/√2 आता है, यानी 1/√2। और यहाँ आएगा क्या, कॉट, कॉट 45 1 प्लस कोसेक 45 √2 माइनस ये आएगा 1/√2। और ये आएगा 1 माइनस √2 -1। थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो एलसीएम क्या आएगा, एक तो √2 आएगा, एक 1 प्लस √2 आएगा, एक 1 माइनस √2 आएगा, ठीक है। इस एलसीएम में जब पहले वाले का मैं भाग दूंगा इसमें, तो √2 और 1 प्लस √2 कट जाएगा, 1 माइनस √2 बचेगा। इस एलसीएम में दूसरे वाले का भाग दूंगा, √2 और 1 माइनस √2, तो 1 प्लस √2 आएगा, और माइनस का साइन हो रहा है तो साइन बदल जाएंगे, माइनस का 1 और माइनस का √2। और बाहर -1 चल ही रहा है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। नीचे देखो, यहाँ पे लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी नीचे देखो, यहाँ पे ये क्या है अपना, √2 तो है ही, √2 तो है ही, इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, तो 1 माइनस 2 मतलब -2 आया, -1 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे ऊपर क्या कहानी हुई कि ये जो 1 से 1 अपना कैंसिल हो गया, -√2 और -√2, माइनस का 2√2 आ जाएगा, और बाहर माइनस का 1 है। सॉल्व करते हैं क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है अपना, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 माइनस 1, एक आंसर आना चाहिए यार इसका, जबकि एक ऑप्शन में नहीं है, बिल्कुल ही रॉन्ग क्वेश्चन ही था, ठीक है। बाकी और आप वेरीफाई कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, और इसके मैंने ऑप्शन हाइड कर दिए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपको करना है। देखो वैसे कुछ मैंने पहले भी होमवर्क दिया था, एक दो क्वेश्चन दिए थे, किसी के कमेंट सेक्शन में आंसर आया तो नहीं, इसका मतलब है या तो आप वीडियोस को सीरियसली नहीं देख रहे हो या फिर पूरा नहीं देख रहे हो, वरना लोगों के आंसर आने चाहिए थे, ठीक है। इसका आपको आंसर देना है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा, वो बता देता हूँ किस में होगा। इसमें होगा ऑफ ऑफ, मतलब दो दो बार ऑफ आएगा। जैसे डिवाइड में होता है ना, हम इसी ऑर्डर में सॉल्व करते हैं, ऐसे ही ऑफ में भी इसी ऑर्डर में कर लेना, ये आपके लिए हिंट थी, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है 47। यहाँ पे बोला है कि 1994 के कंपैरिजन में 1998 में सभी प्रकार के दोपहिया वाहनों के कुल उत्पादन में लगभग परसेंटेज वृद्धि, यानी ये अपना 1994 है, ये 1998 है, सब में वृद्धि पूछी है। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा वैसे तो, पर और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, तो जोड़ लो सबको। 4 2 6, 6 2 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 7 कितने होते हैं, 24, 24 का 4 का 2 असील आएगी, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 5 24, और इसका 3 जुड़ेगा तो 24 और 3 27, तो मतलब 7 आ जाएगा, 2 असील और 2 और ये और 2 ये 4। तो ये आ रहा है यहाँ पे 474, इधर लिख रहा हूँ मैं। ये तो 1994 में है, और 1998 का और निकालेंगे, इन सबको जोड़ देते हैं। 8 और 5 13, 13 5 18, 18 से 24, 24 4 28, 2 असिल, 2 और 4 6, 7, 7 3 10, 10 8 18, और इसका ये जीरो लेंगे तो 18 ही रहेगा, 18 और 5 23, और 3 ये 26, 2 असिल, 2 और एक 3, 3 और 3 6, 668, 474 था, यहाँ पे 668 हो गया, ठीक है। काटना चाहो तो काट लो, 2 से कट जाएगा, ये 2 दूनी 4। और जब भी परसेंटेज निकालना होता है ना, तो जितना सॉल्व हो सकता है उतना कर लिया करो, सॉल्व करने में आसानी रहेगी। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सेंते 14, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 7 3 10 तो 12, और 6 4 10, पता नहीं अब कटेगा कि नहीं, देख लेते हैं डायरेक्ट कितना बढ़ रहा है ये। 14 में से 7 जाएगा तो 7,
यहीं का सेल बढ़ गई, और 33 में से जब 24 जाएगा तो कितना आएगा, 9। 97 बड़ा है किसके कंपेयर में, 237 के में। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 237 से डायरेक्ट भाग देंगे हम। इसको हम ऐसे अज्यूम करके चलेंगे कि या तो इसको 240 मान लो या 230 मान लो, जिससे पता चलेगा कि कितने टाइम भाग जाएगा। अगर मैं इसको 240 भी मान लेता हूँ तो 24 चौके 96, 960 होता है, यानी 4 बार भाग जाएगा। ठीक है, 4 वाली लाइन में आंसर आएगा, इतना तो पता चल चुका है, लेकिन सारे ही हैं। तो अब इसका मैं 4 टाइम करूंगा तो 237 का 4 टाइम कितना आएगा, 4 7 28, 2 असील, 4 3 12 और 2 14, 1 असील, 4 दूनी 8 948 आया। तो कितना और बच गया, ये 2 जोड़ूंगा तो 50 और 20 और, यानी 22 बचा है। अब मैं क्या उतारूंगा, ये वाला जीरो, जीरो 220 हो गया। अब देखो 237 है और ये अपना 220 है, तो इतना पता है कि 40 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, और अप्रोक्स में आएगा 41 के, क्योंकि ये 0.5 से तो ज़्यादा है। आपको पता है कि जब भी वैल्यू ये इस तरीके से आएगी 24.7 या 8 कुछ ऐसा, तो नियरेस्ट इंटीजर में लेना होता है जब 0.5 से बड़ी वैल्यू को, तो उसके अगले इंटीजर में जाते हैं, यानी कि 41 आएगा इसका आंसर। ठीक है, अप्रोक्स आंसर पूछा था तो 41 आएगा, 40 नहीं आएगा। इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डीआई का है। बोल रहा है यदि कुल अंक 1800 है तो साइंस और गणित में प्राप्त अंकों के बीच अंतर। देखो, ये बेसिकली डिग्री में अपन को चीज़ें दी गई हैं, यानी जो 360 डिग्री है उसकी वैल्यू अपने पास है 1800। एक यूनिट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 0 से 0, 36 पंजे 125, 5 आ जाएगी। पूछा है साइंस और मैथ में अंकन के बीच में डिफरेंस। साइंस का है, ये रहा 82, और मैथ का है 84। दोनों में कितना का अंतर है, 2 डिग्री का। तो 2 डिग्री की वैल्यू चाहिए, एक की वैल्यू 5 है तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 10 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, सिंप्लीफिकेशन का है। देखो 8/2 4 होता है, 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 8, माइनस यह है 16 ऑफ -2, यानी माइनस का 32, और 3 पंजे 15, 15 माइनस 4 11। तो देखो माइनस के 32 है और प्लस का 11 है, तो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं देखूँ तो 2 में से एक गया तो 1, और 3 में से एक गया तो 21 आएगा, लेकिन माइनस का, और बाहर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और 21 और 8 कितना हो जाएगा, 29, 29। लास्ट क्वेश्चन है अपना इस शिफ्ट का। बोला कि साइन ए की वैल्यू 1/2 है, तो आपको पता है साइन ए जो 1/2 होता है वो 30 डिग्री पे होता है, तो ए 30 पुट कर दो। टेन थर्टी क्या होता है, 1/√3, प्लस कॉस 30 होता है अपना √3/2। इसको सॉल्व करना है तो 2√3 एलसीएम आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3, 2 + 3 कितना आ जाएगा, 5/2√3। ये अपना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे अपने, ये अपना हुआ है 11 नवंबर की शिफ्ट 2 हमने डिस्कस किया है। बस एक शिफ्ट बची है 11 नवंबर की शिफ्ट 3। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको जहाँ भी हो शेयर कर देना है। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि शेयर कर देना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रेस्पॉन्स आए, क्योंकि उतना रेस्पॉन्स आ नहीं रहा जितना मैं एफर्ट डाल रहा हूँ। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। जो भी लोग देख रहे हैं या जो लोग देखने वाले हैं, ठीक है, आई होप कि आपकी जो तैयारी है अच्छी खासी चल रही होगी, और थोड़ा बहुत उसमें मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ, और उसी के साथ मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ।